दोस्तों, कंपटीशन एकेडमी के यूट्यूब पोर्टल पे आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं आज के महत्वपूर्ण कुछ प्रश्न। बाकी जो टेस्ट सीरीज़ है वो तीनों टेस्ट सीरीज आप सभी लोगों को व्हाट्सएप पर दी जा चुकी है, लेकिन हमारे बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स हैं जो लगातार इंतज़ार करते हैं कि डेली कुछ ना कुछ उन लोगों को दिया जाता है। तो उसी क्रम में आइए शुरू करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों की तैयारी लगभग पूरी हो गई होगी। यानी पूरी होने का मतलब मेरा आशा ये है कहने का कि पूरा पाठ्यक्रम आपने पढ़ लिया होगा। और रात में लाइव कक्षा में मैंने आप लोगों को समझाया था, आप लोगों को बताया था कि जो प्रश्न आते हैं उन प्रश्नों को आपको कैसे करना है, कितना करना है और पाठ्यक्रम में क्या क्या चीज़ें और किस तरीके से आपको पढ़नी है, कितने % प्रश्न साधारण होते हैं और कौन कौन से या कितने % प्रश्न होते हैं जो आपको सफलता दिला सकते हैं। तो सारी बात हम लोगों ने लाइव कक्षा में की थी, आप लोगों को समझाया गया था। तो चलिए शुरू करते हैं आज के प्रश्न। निम्न कवियों का जीवन काल का सही क्रम कौन सा है, जिसमें बिहारी, मतिराम, भूषण और देव यहाँ पर दिए गए हैं। आपका उत्तर हो जाएगा बी। बिहारी 1595, फिर भूषण 1613, फिर मतिराम 1617 और फिर देव 1673। तो इस तरीके से आपका उत्तर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न, राजा लक्ष्मण सिंह ने किस रचना या पत्र में लिखा कि हमारे मत में हिंदी और उर्दू दो बोली न्यारी न्यारी है। देखिए, जो आपने प्रश्न अभी तक देखा है या जो आप हल करते आ रहे हैं, एकदम उससे हटकर यहाँ पर प्रश्न आपको देखने को मिलता है। और परीक्षा में ऐसे ही नए नए प्रश्न आपको मिलते हैं। ऐसा नहीं कि इन प्रश्नों से, इन तथ्यों से आप अनभिज्ञ हैं। आपने पढ़ा जरूर है लेकिन उस चीज़ पर ध्यान नहीं दिया है। ये कई बार प्रश्न पूछा गया कि हमारे मत में हिंदी और उर्दू दो बोली न्यारी न्यारी है, कथन किसका है, तो राजा लक्ष्मण सिंह का है। लेकिन यहाँ पर मैंने प्रश्न बदला और ये पूछा कि किस रचना या पत्र में उन्होंने कहा है। आपका उत्तर हो जाएगा सी। कालिदास की जो रचना है रघुवंशम, अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूत, इसका अनुवाद किसने किया, तो राजा लक्ष्मण सिंह ने किया। प्रजाहितैषी पत्र भी किसने निकाला, राजा लक्ष्मण सिंह ने निकाला। तो रघुवंशम का जब उन्होंने अनुवाद किया तो उसी के प्राकथन में, जिसे आप भूमिका कहते हैं, जब गद्यानुवाद उसका किया तो उसी के प्राकथन में उन्होंने ये कहा कि हमारे मत में हिंदी और उर्दू दो बोली न्यारी न्यारी है। अगला प्रश्न, बनारसी दास चतुर्वेदी किस पत्रिका के संपादक थे। बहुत ही साधारण प्रश्न, उत्तर हो जाएगा डी, विशाल भारत। लेकिन आपको यह भी जान लेना जरूरी है कि जो विकल्प में लिखा है बाकी पत्रिकाओं के संपादक कौन थे। तो जैसे भारत बंधु है तो ताराम इसके संपादक थे। सार सुधा निधि की बात करें तो सदानंद मिश्र का आपने नाम सुना होगा। ब्राह्मण पत्रिका जो कि प्रताप नारायण मिश्र का है। तो इस तरीके से इन पत्रिकाओं के बारे में पूछा जाता है। कभी कभी प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही क्रम भी पूछ लिया जाता है कि इनका प्रारंभ कब हुआ, प्रकाशन में प्रारंभ कब हुआ। तो जहाँ तक भारत बंधु की बात है, आप लिखना चाहें तो लिख लें, 1874 से प्रकाशित होना शुरू हुआ। सार सुधा निधि 1879, ब्राह्मण 1880 और विशाल भारत 1928। तो इस तरीके से ये क्रम इनके हैं, प्रकाशन वर्ष है। अगर कॉपी पेन आपके पास है तो ज़रूर लिख लें। मैं पहले ही कह चुका हूँ, लगभग हर वीडियो में आप लोगों को बताता हूँ कि कॉपी पेन लेकर बैठें। अरविंद भारद्वाज का नाटक कौन सा है। विचित्र नाटक, समाज सेवक, पर्दा, चुंबन। आपका उत्तर हो जाएगा बी, समाज सेवक अरविंद भारद्वाज का नाटक है। इसमें जो विचित्र विवाह लिखा है, कॉपी पेन है तो लिख लें, बलदेव प्रसाद मिश्र का है। पर्दा महावीर वेणुवंश का है। चुंबन पांडे बेचन शर्मा उग्र का है। अगला प्रश्न, गोपाल राम गहमरी का नाटक कौन सा है। जैसे को तैसा, तीसरा हाथी, बिन बाती के दीप, सेतुबंधु। ऊपर हो जाए आपका जो पहला विकल्प है वो हो जाएगा जैसे को तैसा, गोपाल राम गहमरी का नाटक है। बाकी
तीसरा हाथी आपको पता है कि रमेश बच्ची का है। बिन बाती के दीप शंकर शेष का है। सेतुबंध सुरेंद्र वर्मा का है। अगला प्रश्न, संस्कृत काव्य काकली यानी काकली नामक संस्कृत काव्य, बंदी मंदिरम नामक खंड काव्य और लीला पद्मम नामक मुक्तक काव्य के लेखक कौन हैं? निराला, दिनकर, अज्ञेय, जानकी वल्लभ शास्त्री। उत्तर हो जाएगा डी, जानकी वल्लभ शास्त्री। जानकी वल्लभ शास्त्री की जो रचना है निराला के पत्र यूपीएससी के पाठ्यक्रम में है। जब आप पढ़ेंगे निराला के पत्र जानकी वल्लभ शास्त्री की रचना, तो जहाँ पर पत्र संख्या 1 है, जब पत्र संख्या 1 पढ़ेंगे तो वहीं पर ये चीज़ें बताई गई हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से सत्य कथन कौन सा है? कला की रूपरेखा कहानी रांगी राघव की है। कला की रूपरेखा जो कि 1936 में प्रकाशित हुई, मैंने ब्रैकेट में लिख दिया है, इसको सत्य कथा भी कहा गया है। सुकुल की बीबी कहानी में भी निराला की जीवनी का काफ़ी अंश है। कौन सा सही है? 1 2 2 3 1 3 1 2 3। उत्तर हो जाएगा आपका बी, 2 और 3 सही है, यानी दूसरा सही है, तीसरा सही है। पहला क्यों गलत है? पहला इसलिए गलत है क्योंकि कला की रूपरेखा कहानी रांगे राघव की नहीं है, निराला की है। किसकी है? तो निराला की है। आप लिख लें, कला की रूपरेखा कहानी निराला की है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा कथन जानकी वल्लभ शास्त्री का है? निराला जी की कविताएं उस हिंदी की कविताएं हैं जो हिंदी राष्ट्रभाषा होगी। मैं पहले भी लिख चुका हूं और अभी भी लिखता हूं कि निराला जी किसी समाज या किसी प्रांत के कवि नहीं, वे राष्ट्रभाषा हिंदी के प्रथम कवि हैं। विकल्प है केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, और डी है इनमें से कोई नहीं। आपका उत्तर क्या होगा? कमेंट में जरूर बताया करें आप लोग कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। यहाँ पर उत्तर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि यह दोनों के दोनों कथन मुंशी नौजादिक लाल श्रीवास्तव का है। जानकी वल्लभ शास्त्री का एक भी कथन नहीं है। अगला प्रश्न, सरोज स्मृति कविता के बारे में निम्न कथन किसका है? कि इस कविता में उन्होंने अपने शोक के साथ साथ समाज के प्रति आक्रोश और व्यंग प्रकट किया है। नंद किशोर नवल ने कहा है निराला रचनावली में, या रामविलास शर्मा ने कहा है निराला के साहित्य साधना में, या गणपति चंद्र गुप्त ने कहा है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास में, या नामवर सिंह ने कहा है कविता के नए प्रतिमान में। आपका उत्तर हो जाएगा बी, निराला की साहित्य साधना में रामविलास शर्मा का यह कथन है सरोज स्मृति रचना के बारे में। अगला प्रश्न देखें, भगवती चरण वर्मा की व्यंग कथा कौन सी है? मुगलों ने सल्तनत बख्श दी, 3 कलाकारों की एक भूल, देवर का इंद्रजाल, श्रीमती गजानंद शास्त्रिणी। उत्तर हो जाएगा आपका ए, मुगलों ने सल्तनत बख्श दी। 3 कलाकारों की एक भूल पांडे बेचन शर्मा उग्र का है। आप लिखना चाहें तो लिख लें, पांडे बेचन शर्मा उग्र का है। बाकी सी और डी में जो लिखा हुआ है देवर का इंद्रजाल, श्रीमती गजानंद शास्त्री, ये व्यंग कथा ना होकर कहानी है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने लिखा है देवर का इंद्रजाल और श्रीमती गजानंद शास्त्री। निम्न में से किस पत्रिका में कहानी को आख्यायिका कहा गया है? इंदु, मर्यादा, माधुरी, विशाल भारत। आपका उत्तर हो जाएगा ए, इंदु। आपने पढ़ा होगा गोपाल राय की एक रचना है कहानी का विकास, तो समग्र कहानी का विकास जो उन्होंने लिया है 1950 तक, उन्हीं की रचना गोपाल राय की रचना है कहानी का विकास। उसी में ये चीज़ आप सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी जो प्रश्न संख्या 11 से लेकर 14-15 तक आप देखेंगे।
बाकी अगर हम मर्यादा की बात करें, माधुरी की बात करें, विशाल भारत की बात करें, तो इसमें या सरस्वती की बात करें, सॉरी, मर्यादा, माधुरी और विशाल भारत, इन सब में गल्प शब्द का प्रयोग हुआ है, जबकि इंदु में आख्यायिका शब्द का प्रयोग हुआ है। इंदु के अलावा आख्यायिका शब्द का प्रयोग आप देखेंगे तो सरस्वती में आपको मिलेगा। सरस्वती पत्रिका में सरस्वती पत्रिका में एक आख्यायिका खंड था, आख्यायिका स्तंभ था, जिसमें महावीर प्रसाद द्विवेदी के आप देखेंगे तो 4 आख्यायिकाएं प्रकाशित हुई। 3 देवता, महारानी चंद्रिका, स्वर्ग की झलक, भारतवर्ष का तारा, तो ये सब जो आख्यायिकाएं हैं वो महावीर प्रसाद द्विवेदी की हैं, जो कि सरस्वती के पत्रिका के स्तंभ आख्यायिका खंड में प्रकाशित हुई थी। अगला प्रश्न देखें, निम्न में से सत्य कथन कौन सा है? इंदुमती आख्यायिका के नाम से प्रकाशित हुई। भामह के अनुसार कथा की वस्तु कल्पित और आख्यायिका की ऐतिहासिक होती है। किशोरीलाल गोस्वामी ने इंदुमती को आख्यायिका और गुलबहार को उपन्यास कहा है। रामचंद्र शुक्ल ने 11 वर्ष के समय को आख्यायिका ही कहा है। तो इनमें से सही कौन सा होगा? आपका उत्तर होगा डी, चारों सही हैं। ये 4 के चारों जो कथन दिए गए हैं, चारों कथन सही हैं। इंदुमती आख्यायिका नाम से प्रकाशित हुई थी। भामा ने कथा और आख्यायिका में अंतर बताया, कहा कथा की वस्तु कल्पित होती है और आख्यायिका की ऐतिहासिक होती है। वहीं किशोरीलाल गोस्वामी की कहानी गुलबहार भी है और इंदुमती भी है। तो किशोरीलाल गोस्वामी ने इंदुमती को तो आख्यायिका कहा, लेकिन गुलबहार को उन्होंने उपन्यास कहा है। रामचंद्र शुक्ल जी की जो कहानी है 11 वर्ष का समय, उसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने आख्यायिका ही कहा है। अगला प्रश्न, श्याम सुंदर दास की रचना कौन सी है? रूपक रहस्य, साहित्य लेख, साहित्यालोचन, भाषा विज्ञान, हिंदी गोविंद रत्नमाला। आपका उत्तर होगा डी, ये सभी की सभी रचनाएं श्याम सुंदर दास की हैं। अगला प्रश्न, सुमित्रानंदन पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि किसने कहा है? आपने बहुत पढ़ा होगा, अक्सर परीक्षाओं में आता है प्रश्न, लेकिन किसने कहा है शायद यह प्रश्न आपको ना मिला हो। उत्तर होगा बी, अशोक उपाध्याय ने कहा है। अगला प्रश्न देखें, निम्न में से कौन सी जीवनी परक रचना रांगे राघव की नहीं है? भारती का सपूत भारतेंद्र हरिश्चंद्र के जीवन पर, रत्ना की बात तुलसी के जीवन पर, लोई का ताना कबीर के जीवन पर, सूत्रधार भिखारी ठाकुर के जीवन पर। उत्तर हो जाएगा डी, सूत्रधार संजीव की रचना है, रांगे राघव की नहीं है। ठीक इसी तरीके से 2 प्रश्न आपको और मिलेंगे। निम्न में से कौन सी जीवनी परक रचना रांगे राघव की नहीं है? लक्ष्मा की आंखें विद्यापति के जीवन पर, मेरी भवबाधा हरो बिहारी के जीवन पर, धूनी का धुआं गोरखनाथ के जीवन पर, पहला गिरमिटिया महात्मा गांधी के जीवन पर। उत्तर हो जाएगा डी, पहला गिरमिटिया गिरिराज किशोर का है, रांगे राघव का नहीं है। और एक प्रश्न इसी टाइप का और है कि निम्न में से कौन सी जीवनी परक रचना रांगे राघव की नहीं है? यशोधरा जीत गई है गौतम बुद्ध के जीवन पर, देवकी का बेटा कृष्ण के जीवन पर, आवारा मसीहा शरदचंद्र के जीवन पर, भारती का सपूत भारतेंदु के जीवन पर। उत्तर हो जाएगा सी, आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर की रचना है, रांगे राघव की नहीं है। तो इस तरीके से जीवन पर आधारित जो रचनाएं हैं वो आप देख रहे हैं। निम्न में से सात्विक अनुभाव कौन सा है? पुलकावली, प्रश्वेद, विवरणता, स्तंभ। विकल्प है 1 2 3, 2 3 4, 1 2 4, उपरोक्त सभी। अब इसमें कई लोगों को अगर देखा जाए तो लगाएंगे 2 3 4, लेकिन सही उत्तर होगा डी, उपरोक्त सभी। पुलकावली में लोगों को दिक्कत होती है। देखिए, रमाशंकर शुक्ल रसाल की एक रचना है रस छंदालंकार। जिन लोगों के पास यह पुस्तक है वो देखें और पढ़ें। जो हाँ रस के जो सात्विक भाव दिए गए हैं, रोमांच को पुलकावली भी कहा जाता है, वहीं वैवर्ण को विपणता भी कहा जाता है। तो ध्यान रखना, पुलकावली मतलब बात रोमांच की हो रही है। तो आपका उत्तर होगा डी, उपरोक्त सभी। और एक चीज़ और ध्यान रखना, आप सभी लोग जितने भी हमारे पेड मेंबर्स हैं, आज लाइव कक्षा नहीं होगी, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, क्योंकि रात में मैसेज आने लगता है कि सर लाइव कक्षा होगी कि नहीं होगी। भाई आप पहले तो इसको देखते ही नहीं है जो आपके पास जा रहा है,
और दूसरा मांगने लगते हैं कि सर लाइव कक्षा कब होगी। भाई पहले जो दिया गया दोपहर में जो ये दिया जा रहा है, कम से कम इसे तो देखकर पूरा कर लें। यह केवल मोबाइल में स्टोर करने से ही सब कुछ हो जाएगा, ऐसा तो नहीं हो सकता है। तो जो चीज़ें उपलब्ध कराई गई पहले उसे आप पूर्ण करें, उसके बाद अगले के लिए डिमांड करें। तो आज लाइव कक्षा नहीं होगी। मुझे उम्मीद है कि जितने लोग वीडियो देख रहे हैं ज़रूर वो इस पर विचार करेंगे और रात में मैसेज नहीं करेंगे। चलिए, कुरुक्षेत्र के युधिष्ठिर और भीष्म वैसे ही प्रौढ़ व्यक्तित्व तो नहीं है जैसे कि अंधायुग के अश्वत्थामा और संजय। किसने कहा है? दिनकर, धर्मवीर भारती, डॉक्टर देवराज, नंदकिशोर नवल। प्रश्न संख्या 19, कितने लोगों को पता है कि कुरुक्षेत्र के युधिष्ठिर और भीष्म वैसे ही प्रौढ़ व्यक्तित्व तो नहीं है जैसे कि अंधायुग के अश्वत्थामा और संजय? यानी कुरुक्षेत्र और अंधायुग के बीच तुलनात्मक अध्ययन या तुलनात्मक रूप से किसने इस कथन को कहा है? कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको पता था या नहीं बताने से पहले। उत्तर हो जाएगा सी, डॉक्टर देवराज ने कहा है। नंदकिशोर नवल ने एक रचना लिखी है जिसका नाम है कुरुक्षेत्र विमर्श। यानी जो कुरुक्षेत्र रचना है उस पर कुरुक्षेत्र विमर्श नामक एक रचना लिखी गई, समीक्षात्मक रचना नंदकिशोर नवल के द्वारा, और उसी में यह कथन डॉक्टर देवराज के द्वारा कहा गया है। नंदकिशोर नवल ने डॉक्टर देवराज के बारे में बताया और कहा डॉक्टर देवराज ने कुरुक्षेत्र और अंधायुग के बारे में यह कथन कहा है। जो भी हमारे नए लोग हैं, नए व्यूअर्स हैं, चैनल पर वीडियो को देख रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जब भी वीडियो पब्लिश किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। और अगर प्रश्न अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को भी आप लाइक कर लीजिए और अपना कमेंट, अपनी प्रतिक्रिया देना बिल्कुल भी ना भूलें। जो प्रश्न पूछा जाता है उसका उत्तर आप जरूर दिया करें। मैं इस घर में एक रबड़ स्टैम्प भी नहीं, सिर्फ एक रबड़ का टुकड़ा हूँ, बार बार घिसा जाने वाला रबड़ का टुकड़ा। उपरोक्त कथन किस रचना का है? आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, आधे अधूरे, अंडे के छिलके। उत्तर हो जाएगा सी, आधे अधूरे। आधे अधूरे में महेंद्र नाथ का यह कथन है। महादेव वर्मा के संस्मरणात्मक रचना पथ के साथी के बारे में सत्य कथन कौन सा है? इसमें कुल संस्मरणात्मक लेखों की संख्या 7 है। इसमें प्रथम लेख प्रणाम जो कि रविन्द्रनाथ ठाकुर के नाम पर है। इसमें अंतिम लेख सुमित्रानंदन पंत है। कौन सा सही होगा? प्रश्न संख्या 21 में अब कई लोग इसमें डी लगाएंगे लेकिन सही उत्तर होगा ए। जो लोग विस्तृत तरीके से नहीं पढ़ते हैं, जल्दबाजी में पढ़ते हैं, चीज़ों को सुपरफिशियल वैसे ऊपर ऊपर देखते जाते हैं, वहाँ से भी प्रश्न आता है। और कैसे आता है ये आपके सामने है। इसमें कुल संस्मरणात्मक लेखों की संख्या 7 है, सही है। पहला लेख रविन्द्रनाथ ठाकुर पर है, सही है, लेकिन अंतिम लेख सुमित्रानंदन पंत पर नहीं है, सियाराम शरण गुप्त पर है, इसलिए उत्तर होगा ए, 1 और 2। भाई 7 लेख हैं। पहला रविन्द्रनाथ ठाकुर पर है, दूसरा मैथिली शरण गुप्त पर है, तीसरा सुभद्रा कुमारी चौहान पर है, चौथा निराला पर है, पांचवा जयशंकर प्रसाद पर है, छठा सुमित्रानंदन पंत पर है और सातवां सियाराम शरण गुप्त पर है। महादेव वर्मा का रेखा चित्र मेरा परिवार का प्रथम रेखा चित्र कौन सा है? नीलकंठ, गिल्लू, सोना, दुर्मुख। अब देखिए एकदम साधारण प्रश्न है, उत्तर हो जाएगा ए, नीलकंठ। अगला प्रश्न, जैसे दिवस उदय की बेला में चक्रवाक एक दूसरे की ओर त्रिषित भाव से उड़ते आते हैं, वैसे ही हे भगवती उषा हमारे निकट तुम आओ, वैसे ही हमारे निकट 7 वर्षों तक आती रहो। उपरोक्त अंश किस निबंध का है? विकल्प सारे आपके सामने दिख रहे हैं। आचरण की सभ्यता, सरदार पूर्ण सिंह, श्रद्धा और भक्ति, रामचंद्र शुक्ल, नाखून क्यों बढ़ते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी, महाकवि की तर्जनी, कुबेरनाथ राय। स्क्रीनशॉट लेना चाहें आप स्क्रीनशॉट ले लें, फिर उत्तर आपको बताते हैं। नहीं तो उत्तर बताने में होता ये है कि प्रश्न ढक जाता है। ले लिया आपने स्क्रीनशॉट, आगे बढ़े हम लोग। उत्तर होगा डी, महाकवि की तर्जनी। महाकवि की तर्जनी कुबेरनाथ राय के निबंध का यह कथन है। ओ मेरे आदर्शवादी मन, ओ मेरे सिद्धांतवादी मन, अब तक क्या किया, जीवन क्या जिया। उपरोक्त काव्य पंक्तियां किसकी हैं? मुक्तिबोध, दिनकर, निराला, अज्ञे। उत्तर हो जाएगा आपका ए, अंधेरे में कविता मुक्तिबोध की है।
उसी की यह पंक्तियां हैं। अगला प्रश्न, ऐसे क्षण अंधकार घन में जैसे विद्युत, जागो पृथ्वी तनया, कुमारी का छवि अच्युत। उपरोक्त राम की शक्ति पूजा में पृथ्वी तनया किसे कहा गया है? महाशक्ति को, देवी दुर्गा को, ताड़का को, सीता को? उत्तर हो जाएगा पृथ्वी तनया यानी पृथ्वी की पुत्री किसे कहा गया है? उत्तर हो जाएगा आपका डी, सीता को कहा गया है। तो इस तरीके से आपने देखे 25 प्रश्न। हमारे यहाँ टेस्ट सीरीज चल रही है। यदि आप नए हैं, यूजीसी नेट की परीक्षा स्थगित हो गई है, पोस्टपोन हो गई है। कब होगी अभी नई डेट नहीं आई है। और यूपीएचएससी की परीक्षा 13 नवंबर को है, आज अभी 11 अक्टूबर है। तो इतना समय आपके पास है कि अगर आप टेस्ट सीरीज के माध्यम से रिवीजन करना चाहते हैं तो हमारे यहाँ टेस्ट सीरीज चल रहा है, 16 सितंबर से ही चल रहा है। अगर आप ज्वाइन करेंगे तो जितनी आपकी छुट्टी है, अभी तक 75-80 जो टेस्ट सीरीज हो चुकी हैं, वो सारी आपको उत्तर के साथ उपलब्ध करा दी जाएगी। बाकी प्रतिदिन 50-50 प्रश्नों की 3 टेस्ट सीरीज आपको प्रतिदिन मिलेगी। उसके लिए आप इस नंबर पर फ़ोन करके या व्हाट्सएप करके फीस और सारी जानकारी ले सकते हैं। हमारे यहाँ जो नया बैच होगा यूजीसी नेट का, वो मैंने कल बता दिया है सभी लोगों को कि 25 अक्टूबर से नया बैच शुरू होगा और 15 नवंबर से हायर का बैच शुरू होगा, नया बैच यानी परीक्षा के बाद। बाकी हम लोग फिर मिलेंगे रात में 9 बजे लाइव कक्षा में। आप लोगों ने अंत तक वीडियो को देखा, समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ध्यान देना, आज लाइव कक्षा नहीं होगी।